तत्वों के विषैले प्रभाव। अब देखो बात क्या होता है कि कहीं पादपों की अधिकता, पादपों में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, कहीं पादपों में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। कमी से भी हानियां हैं तो क्या नाम है, अधिकता होने से भी हानि है। अब क्या क्या हानियां होती है ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़े या पढ़ने पढ़ चुके हैं भाई। लाभ क्या है, लाभ पढ़ करके भी आ ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास में इसके विषैले प्रभाव। अब विषैले प्रभाव का मतलब समझो, विषैले का मतलब होता है विष। विषैले का मतलब क्या होता है, विष। ठीक है, तो ऐसे पादपों के अंदर यदि आपके पोषक तत्वों की क्या हो जाए, यदि ज्यादा ही अधिकता हो जाए तो उसका उस पर विषैला प्रभाव पड़ेगा। अब विषैले प्रभाव से तात्पर्य क्या है कि जैसे उसके फूल, उसका फूल जो बनता है, क्या बनता है, उसका फूल जो बनता है वो नहीं बनेगी। ठीक, उसके पत्तियां जो है क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। पानी होने के बावजूद भी क्या नाम से उसमें ऐसा चीज रहेगी कि क्या नाम से वो मुरझाए हुए से प्रतीत होंगे और कुछ दिनों बाद में वो मर भी सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक लिमिट तक किसी चीज का होना हमारे शरीर में उपयोगी है, उसके बाद में सब व्यर्थ होता है। और ज्यादा ही बन जाए तो हमारे शरीर में उसको क्या हो जाती है, हानि होने लग जाती है। जैसे हमारे आमाशय के अंदर इस जगह क्या बनता है, HCl बनता है कि बनता है ना HCl। अब वो HCl क्या है कि यदि ज्यादा मात्रा में स्क्रिप्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, अपन डकारें अपने को आती है। ठीक है, अम्लीयता अपने को महसूस होती है, मुंह में भी खटास बना जाता है। क्या होती है इससे, अगर ज्यादा स्क्रिप्ट हो जाए तो क्या नाम है, आपके आमाशय में इससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। आपके आवाज में बाकी छोटियां बड़ियां वगैरह इनमें सब जाएंगे तो सब में सबको क्या हो सकता है, खतरा। एसिड भी जाओगे सब सोचो क्या होगा, वही प्रभाव अपने शरीर में है। अपने शरीर भी एक चलती फिरती फैक्ट्री है। तो उसी प्रकार से बालकों अपने जो पादपों के अंदर पोषक तत्व बढ़ेंगे तो इनके अंदर विषैले प्रभाव बढ़ेंगे। अब विषैले प्रभाव बढ़ेंगे तो देखो क्या क्या होंगे। सबसे पहला डालिए लोहा, फर्स्ट डालिए लोहा। इसमें पहले लिखिए पादप वृद्धि अवरुद्ध, पादप वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। पादप वृद्धि क्या हो जाएगी बच्चों, अवरुद्ध हो जाएगी। पादप वृद्धि अवरुद्ध होने से तात्पर्य है कि रुक जाएगी, मतलब जैसे पादप के जहां है वही वो रुक जाएगा और बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा तो उसको कोई और नुकसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए इसमें जड़ों में भूरापन व सूखापन, जड़ों में भूरापन व सूखापन आ जाता है। अब बच्चों क्या होगा कि जो जड़ें हैं, अपने पादप की जो जड़ें हैं, इनके अंदर क्या जाएगा, सूखापन आ जाएगा। जड़ें कैसे जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है, और भूरापन का मतलब क्या है कि आपके जड़ों की जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, भूरा। कैसा होगा, भूरा, आप उसका रंग हो जाएगा। ठीक है, वैसे अब आप सोचोगे सर जड़ तो पूरी दिखाई देती है, जड़ भूरी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट इसमें भूरा बना जाता है। तीसरा लिखो इसमें जड़ों में गलन होने लगती है। ठीक है, अब जड़ों में गलन से क्या तात्पर्य है, गलन का मतलब है कि पानी की मात्रा ज्यादा हो रही और पानी की मात्रा ज्यादा होने से जड़ें क्या हो जाएगी, सड़ने लग जाएगी या उसमें गलन पड़ेगा। मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा इतनी हो जाएगी कि
वो घिचपिची हो जाएगी बिल्कुल। जैसे आप लसलस जाते हो तो उसका हाथ लगाओगे तो करेगी, आपको लसलस सी प्रवृत्ति उसके अंदर दिखाई देगी, तो वही चीज आपके इसमें क्या हो जाएगी, गलन होगी। ठीक है, तो ये आपके लोहा जो था इसकी विषैले प्रभाव है। पहला है पादप ग्रंथि अवरुद्ध हो जाती है, मतलब बच्चों क्या होगा, पादप ग्रंथि आपकी रुक जाएगी, जाती वहीं रुक जाएगी। दूसरा, जड़ में भूरापन और सूखापन आता है, जड़ का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा और सूखापन हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि तांबे जैसा रंग, तांबे जैसा रंग इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये तांबे जैसा रंग इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है जड़ों में गर्म होती है, होने लगती है। अब जड़ों के अंदर गर्म क्यों होने लगेगी, इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इसमें गलन सड़ना ऐसा कुछ प्रवृत्ति इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए मैंगनीज। देखिए इसमें पहला देखिए पत्तियों में कुंचन होता है, पत्तियों में कुंचन होता है। दूसरा लिखिए अनाजों में विहिप रोग उत्पन्न होता है। विहिप रोग उत्पन्न, विहिप ऐसे मत लिखना पड़ेगा, विहिप टेल, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। विहिप टेल रोग उत्पन्न होता है, विहिप टेल रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखिए तीसरा लिखिए अरे भैया अक्षर उधर आएंगे इसमें, संजय उधर के आगे ये दिनेश मुन्ना संजय ये बता रहे हैं अक्षर उधर तो बोल रहा हूँ। हेलो दिनेश मुन्ना बेटा, तो अक्षर उधर ये क्या नहीं ये है संजय। अरे अक्षय गुजर बोल बेटा तुम में से हेलो संजय गुजर, जितने हो गए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसमें बादामी अथवा नील लोहित पत्तियां, ऐसे को पत्तियों का रंग, पत्तियों का रंग बादामी नील लोहित हो जाता है, नील लोहित हो जाता है। ये तो हो गए बेटा आपके लोहे के कार्य और मैंगनीज के कार्य। वापस से बोलेगा मैंगनीज के कार्य, पत्तियों में कुंचन हो जाता है, पत्तियां क्या होने लग जाती है, आपकी शुक्र लग जाती है। अनाजों के अंदर विहिप टेल रोग उत्पन्न हो जाता है, किसकी कमी से, किसकी अधिकता से, मैंगनीज की अधिकता से। विहिप टेल रोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से विहिप टेल रोग कौन से तत्व की कमी अधिकता के कारण होता है, यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा मैंगनीज के कारण। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग बादामी नील लोहित जो है वो भी इसके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए यहाँ पर तांबा।
तांबा। पहला देखिए, पत्तियों में हरिमाहीनता, पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। दूसरा लिखिए, पुरानी पत्तियों पर लाल व गुलाबी धब्बे उत्पन्न होते हैं। धब्बे उत्पन्न होते हैं या दिखाई देते हैं, देखिए बच्चों, आप लोगों के तामीर करने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि पत्तियां कैसी मिलेगी, हरिमाहीनता, मतलब पत्तियों का जो हरा रंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा या आपको फीकी सी दिखाई देगी। पुरानी पत्तियों का जो रंग है वो है वो गुलाबी और लाल, कैसा होंगे, पुरानी पत्तियों पर आपके गुलाबी और लाल कलर के धब्बे बनने लगते हैं। अगर यदि ये आपको दिखाई दे तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, तांबे की कमी हो गई। अब तांबा फिर डालना पड़ेगा, दिखता होगा, सॉरी अधिकता हो गई बेटा, क्या हो गया, अधिकता कमी आ सकती है, तांबे की अधिकता हो जाएगी ना, तो लाल और गुलाबी धब्बे इसमें बन जाएंगे। ठीक है, अधिकता की अधिकता याद रहती है। नेक्स्ट लिखिए, जस्ता। ठीक है, जस्ते में लिखिए, पत्तियां लाल भूरी होकर सूख जाती है। पत्तियां जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी, लाल भूरी होकर कैसी हो जाएगी, सूख जाएगी। दूसरा लिखिए, पत्तियां, ऐसा लिखना, सूखी पत्तियां कागज जैसी प्रतीत होती है। कागज जैसी प्रतीत होती है। किसी प्रतीत होगी बच्चों, कागज जैसी सूखी पत्तियां प्रतीत होगी। तीसरा लिखिए, किनारों की ओर से मुड़ जाती है। किनारों की ओर से मुड़ जाती है, या तो ऊपर की साइड मुड़ जाए या नीचे की साइड मुड़ जाए, कैसे मुड़ जाए, पर मुड़ जाती है, किनारों की ओर से मुड़ जाती है। चौथा लिखिए, शिराओं पर लाल भूरे धब्बे उत्पन्न होते हैं। देखिए भैया क्या होगा, दस्ते की अधिकता से क्या होगा, पत्तियां लाल भूरी होकर सूख जाएगी। दूसरी बात, पत्तियां कैसे दिखाई देगी, हमें कागज की तरह में पत्तियां दिखाई देगी। तीसरी बात, किनारों की ओर से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ऊपर की साइड मुड़ जाओ या नीचे की साइड मुड़ जाओ। ठीक है, शिराओं पर कैसे धब्बे बन जाएंगे, आपके लाल और भूरे रंग के धब्बे इसमें बन जाएंगे। किस पर, शिराओं पर। अब शिराएं कैसी होती है, ये शिराएं, ये है शिराएं, तो इन शिराओं पर लाल भूरे धब्बे आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक है, समझ आएगा। आगे लिखिए, मॉलिब्डेनम।
नेक्स्ट डालिए फास्फोरस मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। अब इसमें लिखिए पत्तियों पर सुनहरे पीले तथा नीले धब्बे बनते हैं। बस एक ही इसमें पत्तियों पर सुनहरे नीले व पीले धब्बे बनते हैं। नीले व पीले धब्बे बनते हैं। ये हो गया आपका मोलिब्डेनम खत्म। नेक्स्ट बोरोन, छठा बोरोन। अब इसमें लिखिएगा जो मक्का में नवीन पत्तियों में अत्यधिक हरिमाहीनता। पहला लिखिए इसमें जो मक्का की नवीन पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। ठीक है भैया। नेक्स्ट लिखिए कलियों तथा फूलों का रंग हल्का हो जाता है। कलियों का रंग तथा फूलों का रंग जो है बच्चों कैसा दिखाई देता है? हल्का दिखाई देगा। सातवां लिखिए क्लोरीन। पत्तियों की संख्या व आकार में कमी तथा पत्तियों की मोटाई बढ़ती है। देखिए बच्चों क्या होगा इसमें कि पत्तियों की संख्या खत्म हो जाएगी और पत्ती का आकार क्या हो जाएगा? छोटा। अब देखो पत्ती का एक तो आप सोचिए कि एक तो पत्ती का आकार क्या ये है, ठीक। दूसरी पत्ती का आकार मान लीजिए ये हो गया, छोटा होगा ना। दूसरी पत्ती का आकार ये हो गया। तो आप जानते हो कि एक तो इतनी बड़ी पत्ती हो जिसके अंदर इसके अंदर क्या होगा? पोषक तत्व वगैरह सब होंगे इसके अंदर। क्लोरोफिल वगैरह होगा। जो इसके अंदर होगा वो एक इसके अंदर उतनी मात्रा में इसके अंदर हो तो क्या होगा? इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। वही आपके इसमें क्लोरीन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। इसके कारण ये पत्ती कैसे हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और इसकी मोटाई जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पहला है ये, दूसरा लिखो पत्तियों के किनारे बादामी होकर फट जाते हैं। बादामी होकर
हैं। तो भैया ये तो हो गए आपके पोषक तत्वों की अधिकता के कारण या पोषक तत्वों के विषय प्रभाव। ठीक, दूसरा अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के यहाँ पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको पता है ये कारक जो आ रहे हैं, ये कारक हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ मैं इसके टॉपिक लिखाऊंगा, वर्णन में आपको बताऊंगा, इसको आपको घर से स्वयं नोट करना है। ठीक है, सिर्फ टॉपिक लिखाऊंगा, समझाऊंगा पूरा समझाऊंगा तो पूरा ही, पर करना आपको घर से सेम यही डिट्टो ऐसा ही आपके पीछे जो चैप्टर है उसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है ना, तो देखिए भैया पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये आपके निम्न प्रकार से हैं। बच्चों देखिए, पहला आप लोग इसके अंदर लिखेंगे मृदा की पीएच। फर्स्ट मृदा पीएच। देखो बच्चों, अब मृदा पीएच में क्या होगा, आप जानते हैं कि जो पोषक तत्व मिलते हैं वो हमें कितनी पीएच पर मिलेंगे? कौन सी पीएच पर होगी? मतलब पादपों की वृद्धि के लिए जो मृदा की पीएच होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या 6.5 से लेकर के 6.5 से 7.5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पादपों की वृद्धि के लिए ये पीएच क्या है? उपयुक्त है। क्या ये पीएच उपयुक्त है? तो यहाँ पर आप लोग लिख देना क्या नाम से पीएच 6.5 से लेकर के पीएच 7.5 तक जो यदि मृदा का पीएच 6.5 से 7.5 तक होगा तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होगी या पोषक तत्वों की प्रधानता जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। अब पोषक तत्वों की प्रधानता ज्यादा है तो पादपों को उनकी प्राप्यता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बस यही आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिख लेना कि पीएच 6.5 से 7.5 पर पोषक तत्वों की प्रधानता तो यहाँ पर पोषक तत्वों की क्या होगी बच्चों? प्रधानता होगी। मतलब इस पर पोषक तत्व आपके क्या मिलेंगे? ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर पेट्रोल पदार्थ। पेट्रोल पदार्थ, अब देखो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर नंबर 1 के सेकंड का है शायद आप लोगों में, तो उसके अंदर आप लोग एक बार चेक कर लेना, फर्स्ट के अंदर ये होगा ही। तो आपके पेट्रोल पदार्थ क्या होगा? पेट्रोल पदार्थ का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि माता पिता से बनने वाले जो पदार्थ जो है वो पेट्रोल मतलब माता पिता से मिलने वाले जो गुण जो होते हैं सॉरी वो पेट्रोल पदार्थ होते हैं। जैसे कोई चट्टान है इसके अंदर अम्लीय आयन जो है या अम्लीय तत्व जो है वो क्या ज्यादा है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीयता की होगी, तो उसके अंदर अम्लीय पोषक तत्व प्राप्त होंगे। दूसरी है कि यदि मान लीजिए कोई चट्टान ऐसी जो क्षारीय प्रकृति की है तो उसके अंदर क्षारीय तत्वों की क्या होगी? प्रधानता होगी,
तो उसे क्या मिलेंगे, क्षारीय तत्व भी मिलेंगे। अगर यदि मान लीजिए कोई चट्टान ऐसी है जिसकी पीएच 6.5 से लेकर के 6.7 तक हो, तो ऐसे तत्वों के अंदर तत्वों की प्रधानता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, अति ज्यादा होगी। अब सपोज कीजिए कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिनके अंदर पोषक तत्व आपको बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, तो उनसे बनने वाली जो मृदा है उनके अंदर पोषक तत्वों की क्या होगी, कमी होगी। ये चीज आप लोगों को सबको पता है कि उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी। तो पेजर पदार्थ मतलब चट्टानों, जो चट्टानें जो है यदि आपके अम्लीय होगी तो अम्लीय पोषक तत्व, ठीक है। अगर यदि क्षारीय होगी, तो क्षारीय तत्व की प्रधानता क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा, ठीक है। अगर आपके इसकी पीएच जो है, किसी चट्टान की पीएच जो है 6.5 से 7.5 के मध्य में है या थोड़ा ऊपर नीचे है, तो पोषक तत्वों की क्या होगी, इसमें भरमार होगी, पोषक तत्वों की भरमार होगी यहाँ पर इस जगह। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट है आप लोगों को आता है यहाँ पर मृदा आयु, तीसरा मृदा आयु। अब मृदा आयु से क्या तात्पर्य है भैया, सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक खेत है, उस खेत के अंदर से न तो कभी मिट्टी गई और न ही कभी उसके अंदर मिट्टी आई, तो क्या होगा, अगर यदि आप लोग उसी के अंदर खेती करते जाओ, उसी मिट्टी में खेती करते जाओ, तो क्या होगा, और पोषक तत्व उसके अंदर नहीं डालो तो क्या होगा, उस मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। जिस प्रकार से इंसान का शरीर जो है क्या होता है, बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ से वो चला पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में वो थोड़ा बच्चा हुआ, बच्चा बना, बच्चा बनने के बाद में वो मतलब एडल्ट बना, एडल्ट बनने के बाद में वो क्या बना, प्रौढ़ावस्था में आया। अब प्रौढ़ावस्था में कहाँ गया, बुजुर्गावस्था में, तो क्या हुआ, आयु क्या हो गई अपनी बढ़ रही है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ में पोषक तत्व जो शरीर में होंगे उनकी भी क्या हो जाएगी, कमी होने लग जाएगी। अब जैसे जैसे पोषक तत्व की कमी होगी तो इंसान का शरीर नश्वर जो क्या नाम से नष्ट होने लायक है, तो क्या नाम से ये मृदा है, तो मृदा के अंदर से पोषक तत्व पादपों द्वारा खींचे जाएंगे या क्या नाम से जीवाणु द्वारा खाए जाएंगे, तो क्या कमी होगी। और नवीन मृदा जो होगी या नवीन पादप होंगे, नवीन पत्तियां जो होगी, उन पत्तियों में पोषक तत्वों की प्रधानता ज्यादा होती है, और नवीन मृदा जो होगी उसके अंदर पोषक तत्वों की क्या होगी, प्रधानता होगी। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, पहले चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। तो देख लेना, इसमें आयु कम है तो पोषक तत्वों की प्रधानता ज्यादा है, अगर यदि आयु ज्यादा है तो पोषक तत्वों की प्रधानता कम है। किसकी आयु, मृदा की भैया, किसकी आयु, मृदा की। ये चीज ध्यान रखना, नवनिर्मित मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एक में जलवायु। जलवायु, अब जलवायु के अंदर आपको देखिए कि यदि किन्हीं जगहों पर आपके क्या नाम से ज्यादा बारिश होती है, किन्हीं जगहों पर ज्यादा बारिश होती है या ज्यादा नमी बनी रहती है, बरकरार रहती है, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, पानी ज्यादा गिरेगा, आपके लीचिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लीचिंग प्रोसेस ज्यादा होगा तो पोषक तत्व कहां चले जाएंगे, मृदा के निचले स्तरों में जाएंगे, तो फिर बाद में होगा मिलेगा, आएगा वाला जय राम जी की हो जाओगे, क्या हो जाएगा, जय राम जी की हो जाएगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसमें है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा, इसमें लिख लेना अधिक वर्षा, अधिक वर्षा से क्या होगा, लीचिंग होगी, और लीचिंग होगी तो पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व जो होंगे कहां चले जाएंगे, मृदा के नीचे संस्तरों पे।
निचले स्तर पे चले जाएंगे, ध्यान रखना इंट के लिए लिख लेना हमने से। मृदा की भौतिक दशा, अब भौतिक दशा में क्या होगा, देखो भाई साहब भौतिक दशा का मतलब ये है कि मृदा के कणों का आकार कैसा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, वायु संचार उस मृदा में क्या हो, अच्छा हो। जब वायु संचार अच्छा होगा तो उसमें सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा जो होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी ऑब्वियसली। अगर सूक्ष्म जीवों की मात्रा ज्यादा होगी तो उसके अंदर पोषक तत्व क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। अगर यदि मृदा के बहुत भारी कण होंगे, वायु संचार भी अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर प्रकाश भी नहीं जा रहा है, तो क्या होगा भैया, उसके अंदर सूक्ष्म जीव पनप पाएंगे नहीं, कतई नहीं पनप पाएंगे, 1% भी नहीं। तो क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु निश्चित है। जब सूक्ष्म जीवों की मृत्यु निश्चित है तो पोषक तत्वों की भी मृत्यु हो जाएगी। मतलब मृत्यु होने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि पोषक तत्व उसमें से खत्म होने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें कार्बनिक पदार्थ, छठा कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ में बच्चों में क्या आती है, ह्यूमस आती है। अगर यदि ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, पोषक तत्व जो है उसकी मात्रा भी क्या मिलेगी, अधिक। अगर यदि आपकी ह्यूमस कम है तो पोषक तत्वों की मात्रा भी क्या होगी, कम। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। सारा पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फसल प्रणाली, सातवां फसल प्रणाली। देखो बच्चों, फसल प्रणाली में ये है कि कोई कृषक है, कोई किसान है, यदि वो हमेशा ही उसके अंदर फसल बोता है और बेतरतीबी से बोता है, मतलब उसे कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे फसल कैसे लगानी है, कब लगानी है, क्या करना है, वो बोए जा रहा है, बोए जा रहा है, बोए जा रहा है, उसके अंदर फसलें, तो क्या होगी, पोषक तत्वों की कमी होगी। पोषक तत्वों की कमी क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि खेत में एक ना एक बार दलहनी फसलों का उगाना अनिवार्य है। अगर यदि वो कृषक दलहनी फसलें नहीं उगाता है तो क्या उस मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, नहीं। अगर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा तो पहले तत्व आपके क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नाइट्रोजन, तो है पौधे की वृद्धि कौन करता है, नाइट्रोजन तो करती है। तो क्या होगा, पादप खत्म, आपकी उसकी खेत की मृदा खत्म, और खेत भी खत्म, और खेती भी खत्म। खेती खत्म तो पैसा भी खत्म, और पैसा खत्म तो किसान खत्म। ठीक है, सब खत्म। नेक्स्ट आगे जुताई। जुताई में इसमें देखिए बच्चों कि जुताई जो है ढलान के लंबवत करने से मृदा कटाव अधिक होता है। जुताई जो है ढलान के लंबवत करोगे तो क्या होगा, मृदा कटाव अधिक होगा। और यदि ढलान की विपरीत साइड में करोगे तो क्या होगा, मृदा कटाव कम होगा। क्योंकि यदि मान लीजिए ढलान इस तरीके से है और ढलान आप लोग इसी तरीके से चले जा रहे हो तो कटाव ज्यादा होगा। अगर ये ढलान ऐसे है और आप ऐसे करे जा रहे हो तो क्या होगा, मृदा कटाव। यदि कटाव हुआ तो मृदा वापस से कहां जाएगी, आपकी ऊपर साइड में जाएगी, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए लास्ट पे है स्थलाकृति, 9वां पॉइंट स्थलाकृति। अब स्थलाकृति में क्या है कि भैया आप लोग देखते हो कि पहाड़ी क्षेत्र जो है और एक समतल क्षेत्र है, इन दोनों में दिन रात का फर्क है। कैसे फर्क है, पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी जो है या उसकी वहां का स्तर जो है वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो पानी बहकर के नीचे की साइड में आता है। अब नीचे की तरफ पानी बहकर के आएगा तो क्या होगा, पोषक तत्व उसके साथ बहकर के निकलेंगे। जबकि समतल भूमि जो है इस जगह क्या होता है, पानी को कहीं जाना नहीं है, पानी को सभी जगह एक साथ रखना है, एक साथ रहना है, एक साथ रहना है, क्या होगा, पोषक तत्व भी वहां पर अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म। कल से अपन पढ़ेंगे